सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। तो आइए शुरुआत करते हैं। 17 महीने बीत चुके हैं, 12 राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन एलएसी में भारत और चीन के बीच अभी भी अंगारे धधक रहे हैं। वजह है चीन की चालबाजी, धोखा, फरेब और मक्कारी। भारत चीन के बीच 13वीं बार सैन्य कमांडर लेवल की बैठक की तैयारी है, लेकिन विवादित इलाकों से सेना की वापसी को लेकर बातचीत के बीच चीन की नई साजिश की जानकारी मिली है। चीन ने बॉर्डर पर 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर दी है। चीनी सैनिकों के पास हॉविट्जर और टैंक हैं। इतना ही नहीं, चाइनीज आर्मी सरहदी इलाकों में लगातार ड्रोन भी उड़ा रही है। पीएलए अपने एयरबेस को भी लगातार अपग्रेड कर रहा है। हालांकि चीन को जवाब देने के लिए भारतीय जांबाज भी पूरी तरह से तैयार हैं। फिर वही साजिश, फिर वही धोखा, फिर वही तनाव। फिर वही आशंका। फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वैसा ही बारूदी डर बढ़ रहा है जैसा 17 महीने पहले था। फिर से वैसी ही टकराव की आहट सुनाई पड़ने लगी है जैसी 2020 में सुनाई पड़ रही थी। क्योंकि पीठ पर छुरा घोंपने के लिए कुख्यात धोखेबाज ड्रैगन फिर से लद्दाख में डंक मारने का षड्यंत्र रच रहा है। जवाब में फिर से हिंदुस्तानी शूरवीर बीजिंग के बारूदी बादशाह की मेड इन चाइना मंशा मटियामेट करने के लिए तैयार हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कुछ यूं ड्रोन उड़ा रहा है बॉर्डर पर ड्रैगन। रिपोर्ट की माने तो लद्दाख से सटी सरहद के पास चाइनीज ड्रोन उड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिर से दौलत बेगोल्डी और गोगरा हाइट्स समेत तमाम विवादित इलाकों में चीन का विध्वंसक खिलौना हवा में दिखा है, जो बीजिंग में बैठे बारूदी बादशाह की खौफनाक मंशा की व्याख्या करता है। लद्दाख से सटे विवादित इलाकों में ड्रैगन सिर्फ ड्रोन से निगरानी ही नहीं कर रहा, बल्कि विध्वंसक हथियारों के साथ बड़ी तादाद में आर्मी की पूरी पलटन उतार दी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन ने 50,000 सैनिकों को सरहद पर तैनात कर दिया है। चीन ने इस क्षेत्र में कई एयर स्ट्रिप और नए हेलीपैड भी बनाए हैं। अपनी लाल सेना को महफूज रखने के लिए चीन बाकायदा बंकर भी बना रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख के एलएसी के पास करीब 7 लोकेशंस पर नए मॉड्यूलर कंटेनर यानी अस्थायी टेंट जैसी रहने की व्यवस्था की है। रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने उत्तर में काराकोरम के पास करीब वहाब जिल्गा से लेकर पियू, हॉट स्प्रिंग्स, चांगला, ताशिगोंग, मांझा और चुरुप तक सैनिकों के लिए शेल्टर बनाया है। हर जगह पर 7 क्लस्टर्स में 80 से 84 तक कंटेनर्स बनाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर पीएलए सरहद पर करीब 588 तंबू गाड़ चुकी है।
चीन ने गलवान कांड के बाद ये सारे कैंप चुपके बनाए हैं। ये नए कैंप पुराने मौजूदा कैंपों के अलावा बनाए गए हैं। रिपोर्ट बताती है कि चीन अपनी आर्मी के लिए कई जगहों पर पक्के मकान का भी इंतजाम कर रहा है। इतना ही नहीं, सर्दी में भारत से मुकाबले के लिए चीनी आर्मी तिब्बतियों की जिंदगी भी दांव पर लगाने की तैयारी कर रही है। पीएलए में लगातार तिब्बत के नौजवानों को शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही चीन ने यहां अपने प्रमुख एयरबेस होटान, काशगर, गरगुंसा, लहासा गोगर और शिगात्से को भी अपग्रेड किया है। इससे पता चलता है कि लंबे समय तक सीमा से अपनी फौज हटाने का चीन का कोई इरादा नहीं है। ड्रैगन की साजिश के जवाब में हिंदुस्तान की सेना किस तरह तैयार है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि चीन ने सरहदी इलाकों पर बाकायदा गांव बसा दिए हैं। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के सलाहकार बोर्ड ने ये चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दावा है कि चीन सरहद के बेहद करीब 1-2 नहीं बल्कि 680 गांव बसा चुका है। ये सारे गांव बेहद हाईटेक हैं और यहां पर दूसरी जगहों से लाकर लोगों को बसाया गया है। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के सलाहकार बोर्ड का मानना है ये चीन की ओर से खुफिया और सुरक्षा अभियान है। वो लोगों को भारत विरोधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम अपने पुलिस कर्मियों को इन प्रयासों के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें उनकी हरकतों का मुकाबला करने के लिए संवेदनशील बना रहे हैं। जाहिर है कि चीन जिस तरह से अपने लोगों को सरहदी इलाकों में बसाकर भारत के विरुद्ध कान और आंख के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, वो हिंदुस्तान को सचेत करने वाला है। हालांकि भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाली चाइनीज आर्मी सिर्फ सरहदी इलाकों में आक्रामक नहीं है, बल्कि बीजिंग में बैठकर मनोवैज्ञानिक वॉर भी लड़ रही है। इसका प्रमाण है ये ड्रोन जिसे चीन CH-6 कहता है। इसे चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने बनाया है। चीन का दावा है कि CH-6 ड्रोन की हमलावर रेंज 4500 किलोमीटर है। इससे पहले चीन ने ड्रोन के सिर्फ मॉडल को प्रदर्शित किया था, लेकिन इस बार ड्रैगन ने नए ड्रोन की प्रदर्शनी लगाई है। जुआई इंटरनेशनल एयर शो के शुरू होने से पहले ही चीन ने दुनिया को अपने खतरनाक ड्रोन दिखाए हैं। चीन का दावा है कि CH-6 एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन्ड सिस्टम है। इसे खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, लड़ाकू विमानों की सहायता करने और हमला करने जैसी भूमिकाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ड्रोन के विंग अंत में ऊपर और नीचे की तरफ घुमावदार है। इसके विंग और 2 इंजन को लैंडिंग गियर के ठीक ऊपर सेट किया गया है, जिससे टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान एयरफ्रेम पर पड़ने वाला पूरा दबाव नीचे लैंडिंग गियर संभाल लेते हैं। इस ड्रोन में किनारों को काफी धारदार बनाया गया है। चीन के प्रोपेगेंडा वेबसाइट ने इस ड्रोन के बारे में दावा किया है कि CH-6 यूएवी का अधिकतम टेक ऑफ वजन 7.8 टन है। इस ड्रोन की कुल लंबाई 15 मीटर है, पंखों की लंबाई 20.5 मीटर और ऊंचाई भी 5 मीटर है। यह ड्रोन 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन की क्रूज स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा से 700 किलोमीटर प्रति घंटे है। टोही मिशन में यह ड्रोन लगातार 20 घंटे की उड़ान भर सकता है। अगर टोही और हमलावर मिशन में इसका इस्तेमाल किया गया तो यह ड्रोन 4500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगर चाइनीज वेबसाइट का दावा सही है तो यह ड्रोन बीजिंग से सीधे दिल्ली तक अटैक करने की ताकत रखता है। यह CH-5 से काफी मिलता जुलता है। चीन अपने ड्रोन के ऑपरेशन पर लंबे समय से काम कर रहा था। इसे जुआई इंटरनेशनल एयर शो में दिखाना था, लेकिन जिस तरह से वो LAC पर अपनी आर्मी की तैनाती के साथ समय से पहले खतरनाक ड्रोन की प्रदर्शनी लगा रहा है, उससे मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। ड्रैगन सिर्फ ड्रोन वाला प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहा, बल्कि समंदर से भी एक तस्वीर जारी की। जिसमें चीन की सेना खारे पानी में वॉर एक्सरसाइज करती दिख रही है। चीन की नेवी की मरीन कॉर्प्स की ब्रिगेड ने यह युद्धाभ्यास किया है। दावा किया जा रहा है कि पूर्वी चीन के बोहाई सागर में चीन ने अपनी ताकत आजमाई। समंदर से अंबर तक अपनी ताकत दिखाकर चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास साजिश को आकार दे रहा है।
लिहाजा हिंदुस्तानी फौज भी सतर्क है। चीन की हर हरकत पर हिंदुस्तानी जाबाजों की नजर है। भारत ने भी एलएसी पर 50,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना की ओर से भी बड़े पैमाने पर ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं। जल्द ही एलएसी पर इजरायली ड्रोन की भी तैनाती करने की तैयारी है। हिंदुस्तानी शूरवीरों का मनोबल भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि इंडियन आर्मी दुर्गम इलाकों में काम करने के लिए अभ्यस्त है। लेकिन चीन की सेना को ऊंचे पहाड़ों पर, बर्फीली चोटियों पर दम तोड़ देते दुनिया ने देखा है। भारत की जवाबी कार्रवाई की तैयारी और अपनी चींटी सेना की ताकत को देखते हुए एलएसी के पास पीएलए ने अन्य एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के अलावा S-400 भी तैनात किया है। आपको बता दें कि गलवान कांड के बाद से ही लद्दाख में तनाव बना है। बीच में 12 बार दोनों देशों की बैठक हुई। दोनों आपसी सहमति से सेना वापस ले जाने को तैयार हुए, लेकिन इस तैयारी के बीच में ही चीन ने साजिश रचनी शुरू कर दी और अब तो साजिश सरहद पर साफ साफ दिख रही है। हवित्जर और टैंकों की तैनाती के बीच हिंदुस्तानी लड़ाके किसी भी स्थिति का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह रेडी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान दुनिया से मान्यता हासिल करने के लिए पूरा दम लगा रहा है, लेकिन क्या उन्हें कामयाबी मिलेगी? सवाल तालिबान के अतीत पर नहीं है, बल्कि वर्तमान पर है। और वो इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में दहशत कायम है। गली गली में तालिबानी मौत का फरमान लिए खुलेआम घूम रहे हैं और ये खौफ इतना भयंकर है कि काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक घबराहट महसूस की जा रही है। देखिए मौजूदा अफगान के हालात और मान्यता के रास्ते पर अमेरिका की दीवार। इंसानों की रूह कपाने वाली, दुनिया को कट्टर इस्लामी देश के रूप में दहलाने वाली ये तस्वीर किस जगह की होगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। ये अफगानिस्तान है। सजा पाने वाला अफगानी है, सजा देने वाला तालिबान है और इंसानी हुकूक की दलील देकर सत्ता पर काबिज होने वाले तालिबान राज का सच यही है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दहशत का अंधेरा कायम है और इस अंधेरे में डूब चुका है पूरा अफगानिस्तान। हर गली, हर नुक्कड़ और हर चौराहे पर मौत का फरमान लेकर घूम रहा है तालिबान। इंसानों को इंसान ना समझकर उनकी जिंदगी से खेला जा रहा है। रोजाना के काम कब अवाम का गुनाह बन जाएं, किसी को नहीं पता। बतौर गुनाह सजा की मौत के घाट कब उतार दिया जाए, इसकी भी भनक नहीं लगती। 2 दशक के बाद मौजूदा अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाके खूनी खैर मकदम के लिए बेताब है। बेहतर और समावेशी सरकार देने की कथित तालिबानी दावों के बीच तालिबान का आतंकवाद से कितना गहरा ताल्लुक है, ये तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। हाथ काटना, फांसी पर लटकाना, शरीर को पत्थरों से छलनी करके कुचल देना और जिस्म को अलग अलग टुकड़ों में बांट देने जैसी बर्बर सजा का दौर वापस लौट आया है। जहालत जिनके चेहरे पर लिखी है, ये वही तालिबानी लड़ाके हैं जो आम लोगों की मौत का ऑर्डर हाथ में लेकर घूम रहे हैं और 2 दशक बाद लौटे इस कत्लेआम के दौर ने सबके दिमाग सुन्न कर दिए हैं। अफगानी अवाम जो भी देख रही है वो उन्हें होश में लाने के लिए आंखों पर डाले तेजाब के छींटों की तरह है। लेकिन ये सब कुछ काबुल तक सीमित नहीं, बल्कि इसका विस्तार वॉशिंगटन तक है। देखिए बदल चुके अफगान की नई कहानी। जुबान से पलटा तालिबान, कातिलों के हाथ में अफगान। आजादी गुनाह, सजा हैवान, मौत लेकर घूम रहे तालिबानी।
बेघर लोग, सरकार बदनाम, तालिबानी ले रहे इंतकाम। अफगान से इंसानियत लापता और आतंकी मांगे मुल्क की मान्यता। दरअसल अफगानिस्तान को लेकर तालिबान ने समझौते के दौरान जिस तरह का भ्रम बनाकर अमेरिका से भरोसा हासिल किया, उससे तालिबान सरकार बनाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी हाथ नहीं लगी, जिसका कारण तालिबान का वादे से मुकरना है। खुद अमेरिका ने भी टूटे वादे की पृष्ठभूमि पर तालिबान की कड़ी निंदा की है। अमेरिका का विदेश विभाग यहां तक कह चुका है कि तालिबान की कथनी और करनी दोनों पर सुपर पावर की नजर है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सुपर पावर अमेरिका ने विश्व मंच पर तालिबान के खिलाफ एक्शन प्लान का नया अध्याय रचना क्यों शुरू कर दिया? इसका खुलासा ताजा हालातों से होता है। हालात क्या हैं, कैसे हैं, इन्हें तस्वीरों और कुछ वीडियोस के जरिए देखकर समझने की कोशिश कीजिए। ट्विटर पर शेयर की गई इन तस्वीरों में 2 किशोरों को बांध दिया गया है। इन्हें तालिबान ने रोटी चुराने की सजा दी है, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों 3 दिन से भूखे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। मामला पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात प्रांत का है। यहाँ तालिबानी पुलिस ने चौराहे पर 4 लोगों को सरेआम गोली मारी और फिर शवों को क्रेन के जरिए चौराहों पर टांग दिया। अब इसे देखिए। ट्विटर पर शेयर की गई इस तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने ISIS-K के सदस्यों को नंगरहार में मार डाला, लेकिन तरीका अमानवीय है। ये तस्वीरें पंजशीर की बताई जा रही हैं, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि दयाकोंडी प्रांत में तालिबान ने हजारा समुदाय के लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उनके घरों को जलाकर खाक कर दिया। अब तालिबानी क्रूरता का मुजाहिरा इस वीडियो में देखिए। कल तक घाटियों में जिंदगी गुजारने वाले शहरों में अवाम पर हुक्म चला रहे हैं। और तालिबान के खिलाफ सीने में धधक रही आग के बाहर आने का सबब यह है कि महज बाइक को लेकर हुए विवाद के बाद तालिबान ने इसके बेटे को 7 दिन जेल में रखा और उसकी हत्या भी कर दी। 1 महीने के अंदर अमानवीयता की इतनी तस्वीरें जारी हो चुकी हैं जो आपके सामान्य डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क को भी डैमेज कर दी। लेकिन तालिबानी दावा कर रहे हैं कि वो बेहतर मुल्क चला रहे हैं। हालांकि मान्यता देने वाली दुनिया ने तालिबान को आईना दिखा दिया है, लेकिन किस बुनियाद पर वो भी जानिए। तालिबान ने खुद के गढ़े कानून को शरिया बताया है। पुरुषों को दाढ़ी मूछ कटवाने पर सजा दी जा रही है। हज्जामों के लिए दुकान बंद करने का ऑर्डर हुआ है। हेलमंद में एक हज्जाम को सरेआम फांसी भी दी गई है। तालिबान ने कॉलेज यूनिवर्सिटीज के नियम बदल दिए। लड़कियां पर्दे में अलग शिफ्ट में पढ़ने पर मजबूर हैं। लड़कियों पर ज्यादा सामाजिक पाबंदियां लग गई। और अगर कोई तालिबान के बनाए कानूनों को मानने से इनकार करता है या गलती से उन्हें तोड़ता है तो फिर तालिबान की सजा का हकदार बन जाता है। यही वजह है कि हालात की गंभीरता को समझते हुए अमेरिका ने तालिबान को इशारों में चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने अफगान में पत्रकारों का मुद्दा उठाया। मानवाधिकार कार्यकर्ता पर भी तालिबान को घेरा। महिला और बच्चों के अधिकार छीनने की निंदा की है। क्रेन पर लोगों को मारकर लटकाना क्रूरता बताया है। और अमेरिका का यह बयान तब आया है जब तालिबान ने सजा के नाम पर 6 राज्यों में कत्लेआम मचा दिया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से जिस वक्त में तालिबान मान्यता देने की गुहार लगाना चाहता है, तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासचिव को मान्यता देने के लिए एक पत्र भेजा गया है और जल्द ही इस पर फैसला होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? तालिबान सरकार को अब भी यूएन ने मान्यता नहीं दी है। हालांकि 15 अगस्त को यूएन महासचिव गुतरेस को लिखे पत्र में तालिबान ने गनी सरकार के अपदस्थ होने का जिक्र किया था, लेकिन यूएन का रुख बता रहा है कि तालिबान के लिए मान्यता हासिल करना आसान नहीं। और इसका जितना बड़ा कारण अफगान के हालात है, उससे बड़ा कारण है रेजिस्टेंस फोर्स की लड़ाई। ये तमाम वीडियो पंजशीर के हैं और दावा किया जा रहा है कि ये ताजा तस्वीरें हैं जिसमें तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे रेजिस्टेंस फोर्स के जवान हैं। दावे के तहत फोर्स ने तब तक पीछे न हटने का संकल्प लिया है जब तक तालिबान से अफगानिस्तान को आजाद नहीं करा लिया जाता। मुमकिन है इन तस्वीरों में दिखने वाली हिम्मत सच हो, ठीक तालिबानी क्रूरता के सबूतों की तरह। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
16 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने इंडो पैसिफिक रीजन में ड्रैगन के खिलाफ एक फ्रंट तैयार किया, जिसका मकसद है ब्लू वॉर जोन में चीन की घेरेबंदी करना, उसकी विस्तारवादी सोच पर लगाम लगाना। इसी को ध्यान में रखकर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने प्रोजेक्ट ऑकस को हरी झंडी दी। अमेरिका के इस दांव को हर कोई आक्रामक युद्ध नीति मानकर चल रहा था, लेकिन अब इसी ऑकस के खिलाफ सुपर पावर के दो दुश्मनों ने मोर्चा खोल दिया है, वो भी ब्लू बैटल ग्राउंड में। जी हां, रूस जल्द ही चीन को परमाणु पनडुब्बी देने वाला है ताकि ब्लू बैटल ग्राउंड में सनसनी मचाई जा सके। आखिर कैसे पुतिन जिनपिंग की ये डील ऑकस के ताबूत पर आखिरी कील साबित हो सकती है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या इस बार जंग का मैदान नीला समंदर बनेगा? क्या ब्लू बैटल ग्राउंड में ही न्यूक्लियर वॉर लड़ी जाएगी? आखिर यह आशंका क्यों जताई जा रही? जो समंदर में बारूदी सुनामी के कयास लगाए जा रहे हैं, तो आपको बता दें कि धरती के करीब 70% हिस्से पर समंदर है, यानी सिर्फ पानी ही पानी। और इसी ब्लू जोन में दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों के बीच जोर आजमाइश चल रही है, जिसका मकसद है अपने दुश्मन की तबाही। सबसे ताजा खबर रूस की राजधानी मॉस्को से सामने आई, जिसका सीधा ताल्लुक सुपर पावर अमेरिका से। ब्लू बैटल ग्राउंड में अमेरिका के खिलाफ महाबली रूस और ग्लोबल विलन चीन ने एक ऐसा खौफनाक प्लान तैयार किया जिसे अगर अंजाम दिया तो यकीन मानिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका तबाह हो सकता है। साउथ चाइना सी में सुपर पावर के युद्धपोत और जंगी बेड़ पलक झपकते ही नेस्तनाबूद हो सकते हैं। और इसकी वजह है रूस और चीन में हुई ताजा विध्वंसक डील। जानकारी के मुताबिक रूसी डिफेंस चीन की नौसेना को न्यूक्लियर सबमरीन दे सकता है। इस एटमी पनडुब्बी को रूस तैयार करेगा और फिर चीन को सौंपेगा। रूस से मिली पनडुब्बियों को चीन दक्षिण चीन सागर में तैनात करेगा। डील फाइनल हो चुकी। रूस की सरकारी मीडिया एजेंसी RIA चीन और रूस के इस सौदे की खबर पर मोहर भी लगा चुकी। फिलहाल ये तय नहीं हुआ कि आखिर रूसी डिफेंस कितने न्यूक्लियर पावर सबमरीन चीन को सौंपेगा, मगर एक बात साफ हो चुकी कि इस सारी पनडुब्बियों को असेंबल रूस में ही किया जाएगा, वो भी रूसी सबमरीन की डिजाइन में। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गौर करने वाली बात यह कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी कोल्ड वॉर के दौरान रूस ने चीन की मदद की थी और ड्रैगन की नौसेना को ताकतवर बनाने के लिए सबमरीन मुहैया कराई थी। माना तो ये तक जाता है कि मौजूदा वक्त में चीन के पास जितनी भी पनडुब्बियां हैं, उसे तैयार करने में रूस का बेहद अहम रोल है। अब तक रूस ने चीन को गोल्फ क्लास सबमरीन, रोमियो क्लास सबमरीन और क्लो क्लास सबमरीन दी। इन तीनों क्लास की सबमरीन से अटैक तो किया जा सकता है, मगर इन पनडुब्बियों में न्यूक्लियर अटैक की क्षमता नहीं है। मगर अब चीनी नौसेना की इस कमी को भी रूस पूरा करने जा रहा है और मौजूदा दौर की सबसे घातक एटमी पनडुब्बी देने की तैयारी शुरू कर चुका है। जिस बम से महाविनाश होता है, अब
सवाल है कि अचानक ही रूस और चीन ने समंदर में बवंडर लाने के लिए एटमी सबमरीन की डील क्यों की? आखिर पुतिन ग्लोबल विलेन के साथ क्यों खड़े हैं? क्या जिनपिंग के झांसे में आकर मॉस्को ने इस डील पर साइन किया या फिर इसकी वजह कुछ और है? तो आपको बता दें कि रूस और चीन की दोस्ती दशकों पुरानी है। इतिहास के पन्नों में भी रूस और चीन की यारी के कई किस्से मौजूद हैं। हालांकि कोरोना संकट के बाद पुतिन और जिनपिंग के याराने में दरार पड़ी थी, लेकिन चंद रोज पहले अमेरिका के एक दाव ने दोनों मुल्कों को साथ आने पर मजबूर कर दिया और वो था इंडो पैसिफिक रीजन में प्रोजेक्ट ऑकस। साउथ चाइना सी में बीते कई महीनों से अमेरिका और चीन के बीच जबरदस्त टेंशन जारी। दोनों मुल्कों ने अपने अपने विध्वंसक लड़ाकों को ब्लू बैटल ग्राउंड में तैनात कर रखा है। इंतजार है तो बस एक चिंगारी का। कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका अकेला नहीं था। ताइवान, जापान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की नौसेनाओं ने अपने लड़ाकों को साउथ चाइना सी में झोंक रखा था, क्योंकि चीन की दखलंदाजी दक्षिण चीन सागर से बढ़कर इंडो पैसिफिक रीजन तक में बढ़ने लगी थी। ड्रैगन की नौसेना ने इन समुद्री इलाकों में भी अपनी मूवमेंट बढ़ा दी। बस फिर क्या, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने ड्रैगन के खिलाफ प्रोजेक्ट ऑकस का आगाज कर दिया। ब्लू वॉर जोन में चीन की घेराबंदी के लिए उसकी विस्तारवादी सोच पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने प्रोजेक्ट ऑकस के जरिए आक्रामक युद्ध नीति तैयार की, जिसे लेकर दावा किया गया कि प्रोजेक्ट ऑकस के तहत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को तैयार किया जाए। 18 महीने के भीतर करीब 8 सबमरीन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को सौंपे जाएंगे। इन न्यूक्लियर पावर सबमरीन को इंडो पैसिफिक रीजन के वॉर जोन में उतारा जाएगा। यूएस, यूके की मदद से ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के लिए सबमरीन बनाने का फैसला हुआ। प्रोजेक्ट ऑकस से जिनपिंग के होश तो फाख्ता हुए, मगर प्रेसिडेंट पुतिन का माथा ठनक है, क्योंकि रूस को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने ठीक इसी तरह नाटो का गठन किया था। बस फिर क्या, पुतिन ने जिनपिंग की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए और ऑकस की तर्ज पर चीन को परमाणु पनडुब्बी देने का ऐलान कर दिया। बस रूस और चीन के बीच यही डील भीषण जंग का अलार्म बजा चुकी, क्योंकि दावा यहां तक किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट ऑकस के बाद नाटो में दरार पड़ चुकी है। फ्रांस ने तो ऑकस को लेकर खुल्लम खुल्ला नाराजगी जता दी है। ऐसे में पुतिन के लिए सुपर पावर बनने का यही मौका है। ड्रैगन का साथ देना तो सिर्फ एक बहाना है, असल में महाबली रूस को सीधे अमेरिका से भिड़ना है। और ये तभी मुमकिन होगा जब चीन जैसा ताकतवर मुल्क उसके साथ खड़ा होगा। – 2014 के आखिर में यमन में सिविल वॉर छिड़ गई। एक तरफ थी राष्ट्रपति अब्दुर्रऊफ मंसूर हादी की सरकार और सेना, तो दूसरी तरफ थे हूती विद्रोही। इस लड़ाई में सऊदी अरब और ईरान भी कूदे। चूंकि हूती विद्रोही शिया थे, इसलिए ईरान ने हूतियों को सपोर्ट किया, जबकि यमन सरकार को सऊदी अरब सरकार ने समर्थन किया। इतनी कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन अब 7 साल से चली आ रही इस जंग में दोनों ओर से हमले तेज हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान हूती लड़ाकों के सहारे पूरे यमन पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि 25 सितंबर को यमन में जो हुआ, उसे देखकर यही लग रहा है कि यमन में खून खराबा और तेज होने वाला है। 25 सितंबर 2021, सना, यमन। यमन की राजधानी सना से सरकार विरोधी हूती आतंकियों का लश्कर एक खास मिशन पर निकला। इन विद्रोहियों के पास बख्तरबंद गाड़ी, AK-47, गोला, बम, बारूद सब था। ये सब सना से 120 किलोमीटर दूर पूरब की तरफ जा रहे थे, उस शहर की ओर जहां से पूरे यमन को तेल और गैस की सप्लाई होती है, जिसका नाम है मारिब।
जैसे ही हूती विद्रोहियों के मारिब कूच की सऊदी अरब को जानकारी मिली, हड़कंप मच गया। सऊदी अरब ने तुरंत यमन की सरकार से कांटेक्ट किया और फिर तय ये हुआ कि अगर हूती विद्रोहियों को रोकना है तो एयर स्ट्राइक के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सऊदी अरब के पास अमेरिका की तरफ से दिए गए F-16 और F-22 फाइटर जेट हैं। यमन की सेना के साथ सऊदी अरब के वायु सैनिकों ने मारिब के लिए उड़ान भरी और जहां जहां पर हूती विद्रोही नजर आए वहां पर मिसाइलें दाग दी गई और हूती विद्रोहियों की लाशें बिछ गई। 25 और 26 सितंबर के दरमियान 48 घंटों में 43 हूती विद्रोही मारे गए। हालांकि जमीनी लड़ाई में यमन की सेना को भी नुकसान पहुंचा है। हूती लड़ाकों के हमले में यमन सेना के 16 जवानों की मौत हो गई। सिर्फ सितंबर में ही दोनों तरफ से 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बड़ी कामयाबी के बाद भी सऊदी अरब और यमन की सरकार को सुकून के 2 पल नहीं मिले। मारिब पहुंचने से पहले ही एयर स्ट्राइक के बाद हूती लड़ाकों ने अपना प्लान बदल दिया। हूती लड़ाकों का दूसरा काफिला दक्षिण के शबवा सूबे की तरफ कूच कर गया। शबवा में यमन का इकलौता लिक्विफाइड नेचुरल गैस का टर्मिनल है। फरवरी के महीने से ही हूती विद्रोही मारिब पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। 25 तारीख को भी हूती विद्रोहियों ने मारिब पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इसमें हूती विद्रोहियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि अब हूती विद्रोहियों की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि वो मारिब से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यमन में अब मारिब और शबवा बैटलफील्ड बन चुके हैं। 2018 में स्वीडन में आखिरी बार यमन सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच बातचीत हुई थी। 3 साल बीत गए लेकिन यमन में संघर्ष विराम नहीं हुआ। आलम यह है कि यमन की 80% आबादी विदेशी राहत और मदद पर जिंदा है। यमन आज की तारीख में अफगानिस्तान से भी ज्यादा बुरी हालत में है। पृथ्वी पर मानो दोज़ख। जंग का कुछ ऐसा ही मंजर वेस्ट बैंक के आसपास भी दिख रहा है, जहां 125 दिन बाद इजराइल और फिलिस्तीन एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़े हो चुके हैं। वेस्ट बैंक इलाके में इजरायली सेना ने 4 फिलिस्तीनियों को मार गिराया। इजराइल का दावा है कि ये सभी हमास से जुड़े थे, लेकिन फिलिस्तीन का कहना है कि मारे गए लोग आम शहरी थे। इनमें से 1 की मौत बुर्किन इलाके में हुई है और 3 जेरूशलम में मारे गए हैं। इजराइल वेस्ट बैंक में हमास की बढ़ती ताकत से परेशान है, इसलिए इजराइल का एंटी टेरर ऑपरेशन तेज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुराने जमाने में हथियारों का साइज देखकर उनकी ताकत का एहसास होता था, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। मॉडर्न हथियार पहले के मुकाबले ज्यादा घातक हैं, लेकिन उनका साइज बेहद छोटा हो गया है। ब्रिटेन ने अपनी सेना के लिए ऐसी सुपरगन बनाई है जो दिखने में छोटी है लेकिन काम किसी तोप की तरह करती है। दावा है कि आसमान में हेलीकॉप्टर हो या बख्तरबंद गाड़ी, ब्रिटेन के सुपरगन की बुलेट से ये बच नहीं सकते। आखिर क्यों ब्रिटेन की गन की तुलना तोप से हो रही है, ये आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो जरूर जान जाएंगे। हर गोली टैंक के गोले जैसी घातक। गन से लैस हर जवान होवित्जर तोप के हैंडलर जैसा संघार। बुलेट फायर करने वाले गन की तुलना तोप या टैंक से क्यों हो रही, ये समझना है तो हर फायरिंग के साथ गन के बैरल के मूवमेंट पर गौर कीजिए। ट्रिगर दबता है, धमाके के साथ बुलेट निकलती और फायरिंग के साथ ही गन का बैरल बैक डायरेक्शन में गन की बॉडी के भीतर जाता है। अब होवित्जर तोप को देख, ये कैसे काम करती। इसकी बैरल भी फायरिंग के बाद तेजी से पीछे की तरफ जाती। होवित्जर के इसी सिस्टम का इस्तेमाल गन में हुआ है, जिसने इसकी ताकत को बेइंतहा बढ़ा दिया है। ये ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स SAS के जवान हैं। अब इन जवानों को इसी महाशक्तिशाली राइफल से लैस किया गया है। गन का नाम कोपार्ड GM6 लिंक्स है। मेड इन हंगरी गन की रेंज 2 किलोमीटर के करीब है। गन करीब 11 किलो वजनी और इसकी लंबाई 4 मीटर है। इसमें .50 कैलिबर रॉफॉस MK2 बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है।
2 किलोमीटर रेंज होने की वजह से ही इस राइफल से युद्ध के मैदान में नीचे उड़ रहे फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर को भी गिराया जा सकता है। .50 कैलिबर रोफोस MK2 बुलेट की पावरफुल फायरिंग से किसी बख्तरबंद गाड़ी को भी भेदा जा सकता है। इसकी एक मैगजीन में ऐसी 5 गोलियां लोड होती हैं। इन 5 गोलियों को राइफल केवल 3 सेकंड में फायर कर सकती है। इस राइफल की बैरल किसी तोप की तरह रिकॉइल यानी जोरदार फायरिंग प्रेशर को सह लेती है। राइफल के रिकॉइल को कम करने की ये तकनीक पहली बार किसी हैवी राइफल में इस्तेमाल की गई। GM6 राइफल की कीमत 6,11,000 रुपए। फिलहाल ब्रिटिश फोर्स के पास ऐसी 150 राइफल। इसकी ताकत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में इसकी हाई डिमांड होगी और हंगरी को बहुत बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। रूसी राष्ट्रपति दुनिया के उन चुनिंदा राजनेताओं में से एक हैं जो अपनी फिटनेस और लाइफस्टाइल के लिए मशहूर हैं। दुनिया उनके अंदाज की दीवानी है। रूस ने एक बार फिर पुतिन के साइबेरिया ट्रिप से जुड़े कुछ वीडियो जारी किए हैं जिनमें पुतिन सुपर कूल अंदाज में नजर आ रहे हैं। मगर इन वीडियो के सामने आने के बाद पुतिन के उत्तराधिकारी से जुड़े कई दावे भी किए जा रहे हैं। दावा है कि इस ट्रिप पर पुतिन ने अपना वारिस चुन लिया है जो आने वाले वक्त में पुतिन की विरासत संभालेगा। कौन है वो शख्स और क्यों हो रहा है ये दावा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये रूसी राष्ट्रपति की फिटनेस है, व्लादिमीर पुतिन का स्टाइल है। माचो मैन का ये अंदाज देखकर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष हैरान है। रूसी राष्ट्रपति की सबसे ताजा तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि पुतिन आज के दौर के सबसे फिट एंड फाइन राष्ट्रपति क्यों हैं। फिटनेस के मामले में उनके आसपास भी कोई नहीं। उनकी चुस्ती और डील डॉल की पूरी दुनिया दीवानी है। 15 दिन पहले व्लादिमीर पुतिन साइबेरिया के जंगलों में छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। ये शानदार वीडियो उसी दौरान के जिन्हें अब क्रेमलिन ने जारी किया है। साइबेरिया में रूसी राष्ट्रपति पुतिन हाइकिंग और फिशिंग पर निकले थे। यहाँ उन्हें मछली पकड़ते और साइबेरिया के दूर दराज के हिस्सों में पैदल घूमते देखा जा सकता है। यही नहीं, पुतिन जीप में ऑफ रोडिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही नदी में बोटिंग भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इन वीडियो को रूसी राष्ट्रपति की फिटनेस दिखाने के लिए जारी किया गया। रूस दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि 68 साल की उम्र में भी व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से स्वस्थ है। आखिर रूस को वीडियो जारी कर ये साबित करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो आपको बताएंगे। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि पुतिन का साइबेरिया ट्रिप सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों है और किस शख्स की वजह से। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने साइबेरिया वेकेशन के दौरान अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लिया है जो कि आने वाले वक्त में रूस का राष्ट्रपति होगा। अब ऐसे में सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर वो कौन सा शख्स है जिस पर पुतिन ने इतना भरोसा किया है, जिसे पुतिन अपनी गद्दी सौंप सकते हैं। कभी पुतिन के साथ जंगल में कदमता तो कभी तालाब में मछलियां पकड़ते साथ, नदी पर बोट से लेकर जीप तक में जो शख्स व्लादिमीर पुतिन के साथ मौजूद है उसका नाम है सर्गेई शोइगु, रूस के रक्षा मंत्री। दावा है कि ये वही शख्स है जिसे आने वाले वक्त में रूस का राष्ट्रपति माना जा रहा है, जिस पर पुतिन को बेहद ज्यादा भरोसा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस ट्रिप पर रूसी राष्ट्रपति ने शोइगु को अपना उत्तराधिकारी चुना है और आने वाले वक्त में पुतिन इसकी घोषणा कर सकते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर इस तरह के दावे क्यों किए जा रहे हैं। साथ ही सर्गेई कौन है? सर्गेई शोइगु साल 2012 से ही रूस के रक्षा मंत्री का पद संभाल रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन सर्गेई पर बेहद ज्यादा भरोसा करते हैं। पुतिन जब भी एडवेंचर ट्रिप्स पर जाते हैं तो अक्सर सर्गेई उनके साथ होते हैं। उन्हें हीरो ऑफ रशियन फेडरेशन अवार्ड मिल चुका है। रूस में अवार्ड राष्ट्र की सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है। यह आमतौर पर वीरता या पराक्रम से जुड़ा पुरस्कार है। इसके अलावा पुतिन और सर्गेई की मिस्ट्री भी बेहद खास है। दोनों के बीच रिश्ते एक राजनेता से बढ़कर दोस्त जैसे हैं, जो साइबेरिया में भी दिखाई दी। क्रेमलिन ने पुतिन की साइबेरिया हॉलिडे की तस्वीरों को 15 दिन बाद जारी किया, जिसे लेकर भी ये माना जा रहा है कि रूस दुनिया को दिखाना चाहता है कि पुतिन आज भी बेहद फिट है और उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक है। दरअसल पुतिन इस समय सेल्फ क्वारंटीन। साइबेरिया से लौटने के दौरान उनकी टीम के कुछ सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद पुतिन ने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों से खुद को अलग कर लिया था। हालांकि अब तक उनके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई, मगर इसके बाद भी उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठने लगे थे, जिन पर रूस इन वीडियोस और तस्वीरों के जरिए विराम लगाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री से जुड़े नए नए राज सामने आ रहे हैं। अब महंत नरेंद्र गिरी की एक वसीयत सामने आई है। 7 जनवरी 2010, 29 अगस्त 2011 और 2 जून 2020
10 सालों में ये वो 3 तारीखें हैं जब महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत रजिस्टर्ड कराई थी। अगर ये वसीयत सही पाई गई तो बलबीर गिरी को ही बागंबरी मठ की गद्दी मिलेगी, क्योंकि इस वसीयतनामे में नरेंद्र गिरी ने लिखा है कि उनके बाद बागंबरी गद्दी प्रयागराज के महंत स्वामी बलबीर गिरी होंगे। इतना ही नहीं, नरेंद्र गिरी ने अपनी सभी चल अचल संपत्ति को भी बलबीर गिरी के हवाले किया है। लेकिन यह सभी तभी होगा जब वसीयतनामे की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी। उधर महंत की सुसाइड मिस्ट्री में सीबीआई को ऐसी कामयाबी मिली है जिससे मठ के लोगों को लग रहा है कि केस की मिस्ट्री जल्द ही सॉल्व होने वाली है। क्या महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है? क्या सीबीआई के हाथ बड़ी कामयाबी लगने वाली है? क्या मठ के महासीक्रेट से पर्दा उठने वाला है? ये सब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रयागराज से खबर ही कुछ ऐसी आई। सीजेएम कोर्ट ने महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में अनंत गिरी, आदा तिवारी और संदीप तिवारी को 7 दिन के लिए सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। ये तीनों ही इस केस के मुख्य आरोपी हैं। 28 सितंबर की सुबह 9 बजे से 4 अक्टूबर की शाम तक ये तीनों सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे, जहां तीनों को आमने सामने बैठाकर सीबीआई पूछताछ करेगी। आज एक बार फिर लगातार तीसरे दिन केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई बागंबरी मठ पहुंची। मकसद था एक बार फिर मौका वारदात का मुआयना करना। साथ में थी सीएफएसएल की टीम। इसके अलावा मौका वारदात पर मौजूद जितने भी शिष्य थे, खास तौर पर वो जो इस पूरे घटनाक्रम के चश्मदीद रहे, उनके एक बार फिर से बयान दर्ज किए गए। अनंत गिरी, आदा तिवारी और संदीप तिवारी, ये तीनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। तीनों ने खुद को सीबीआई के रिमांड में जाने पर आपत्ति भी जताई। दरअसल पहले अदालत ने सीबीआई को आरोपियों के सिर्फ 5 दिनों की रिमांड दी थी, लेकिन सीबीआई के पुख्ता अनुरोध पर रिमांड 2 दिन और बढ़ा दी गई। सीबीआई का मकसद है तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना, प्रयागराज पुलिस द्वारा तीनों के दर्ज किए गए बयानों को वेरीफाई करना, साथ ही महंत नरेंद्र गिरी द्वारा अपने सुसाइड नोट में लगाए गए तमाम आरोपों की तस्दीक करना। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में आज तीसरे दिन भी सीबीआई की टीम फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ बागंबरी मठ पहुंची, कुछ कमरों का मुआयना किया और वहां मौजूद सेवादारों के बयान फिर से दर्ज किए। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्यों को विश्वास है कि सीबीआई बहुत जल्द कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। पिछले 3 दिनों से लगातार सीबीआई की टीम मठ में घटना स्थल का मुआयना कर रही है, लेकिन अब सीबीआई की टीम को इंतजार है आनंद गिरी, आद्या तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने का, ताकि इस केस की जांच को एक दिशा मिल सके। कैमरामैन अशोक चौहान के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज। कश्मीर के विकास के रास्ते आगे बढ़ाने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को आज विकास की एक और बड़ी सौगात मिली। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर पहुंचे। वहां पर उन्होंने 573 किलोमीटर के नए हाईवे बनाने के प्रोजेक्ट की नींव रखी। इस प्रोजेक्ट के तहत बारामूला से गुलमर्ग के बीच 43 किलोमीटर, वायलू से डोनी पावा के बीच 244 किलोमीटर और डोनीवाला से आशजिप्रा के बीच 244 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, श्रीनगर को ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए श्रीनगर के बाहर 42 किलोमीटर के रिंग रोड के प्रोजेक्ट की शुरुआत भी आज हुई। आज जिन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई उन पर कुल मिलाकर 3,248 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये गिफ्ट है घाटी को मोदी सरकार का। ये उन कश्मीरियों के लिए नई उम्मीद है जिन्हें इंतजार था तरक्की की सीढ़ी चढ़ने का। ये कश्मीर में बदलाव का नया प्रमाण है। पीएम मोदी ने कश्मीर के कायाकल्प का जो संकल्प लिया है, उसे सिद्ध करने के लिए उनके दूत नितिन गडकरी पहुंचे थे कश्मीर। कश्मीर को सड़क और सुरंगों के जरिए विकास की रफ्तार देने के लिए गडकरी ने बनिहाल काजीगुंड सुरंग का उद्घाटन किया। कल जडमोड़ और जोजिला सुरंग की समीक्षा और निरीक्षण किया। श्रीनगर और करगिल के पास ऑल वेदर रोड की आधारशिला रखी। ये जो रिंग रोड है ये 3,000 करोड़ रुपए की लागत से 42 किलोमीटर 4 लेन रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है और इस रिंग रोड का काम अगस्त 2021 में प्रारंभ हो गया है।
यह कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा करने का हमारा प्रयास है। 42 किलोमीटर लंबा 4 लेन श्रीनगर रिंग रोड 2,948 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला है। इससे कश्मीरियों की जिंदगी बदल जाएगी। नॉर्थ कश्मीर के लोगों की भी बड़ी डिमांड थी कि ऐसा कोई रिंग रोड होना चाहिए। सरकार ने आज उसको भी हरी झंडी दे दी है और अब जो भी व्यक्ति या जो भी गाड़ियां जम्मू की ओर से आ रही है उसको नॉर्थ कश्मीर जाने के लिए श्रीनगर के अंदर नहीं जाना होगा, श्रीनगर के बाहर ही रिंग रोड होते हुए वो सीधे आगे नॉर्थ कश्मीर की ओर निकल जाएगा। इसके अलावा लेह लद्दाख के लिए भी अगर किसी को जाना है तो बाईपास होके नए रिंग रोड होके उसको बनाया जाएगा और उस रास्ते के थ्रू कोई भी जा सकता है। जब से अगर हम हाल फिलहाल के वर्षों की बात करें तो आतंकवाद ने जितनी जड़ें जमाई थी उस सब को धीरे धीरे उखाड़ फेंकने का काम सरकार ने किया और विकास का रास्ता चुना, डेवलपमेंट का रास्ता चुना, वो रास्ता जो खुशहाली लाता है। और उसी रास्ते की नींव आज श्रीनगर में रखी गई केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 वर्षों में इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि पहले से ही केंद्रीय मंत्री लगातार जम्मू कश्मीर पहुंचकर विकास परियोजनाओं का जायजा ले रहे हैं और लोगों से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। अब तक 30 से ज्यादा मंत्रियों का दौरा हो चुका है और भी मंत्रियों का दौरा होगा और सबका मकसद जम्मू कश्मीर को विकास के शीर्ष तक पहुंचाना है। कुमार कुंदन, संवाददाता, श्रीनगर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त क्वारंटीन में हैं। एकांतवास में होने की वजह से साइबेरिया का दौरा हुआ, जहां एक तरफ पुतिन ने खुद को कैद कर रखा है तो वहीं भारी बर्फबारी ने रूस के कई इलाकों में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। आखिर कैसे सफेद श्राप से जूझ रहा है रूस, देखिए इस रिपोर्ट में। कुदरत की मार ने इस वक्त दुनिया के एक ताकतवर मुल्क में हड़कंप मचा रखा है। गिरते पारे ने ऐसा कोहराम मचाया है जिसके चलते सब कुछ जम गया है। ये तस्वीर रूस के अलग अलग प्रांतों की है जहां तापमान माइनस में है और इसके चलते जोरदार बर्फबारी हो रही है। बर्फीली हवाओं के साथ हैवी स्नोफॉल ने महाबली रूस को सन्न कर दिया है। घर, मकान, सड़क, चौराहे सब बर्फ से ढक चुके हैं। बर्फबारी और खराब मौसम के चलते भयानक एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। सितंबर महीने में आए हिमयुग ने कई साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों के बाद अब रिहायशी इलाकों में 1.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। वैसे तो आमतौर पर रूस में बर्फबारी का दौर साइबेरिया से शुरू होता है, लेकिन इस बार पहली बर्फ चुकोटका रीजन में गिरी। यहाँ का तापमान -4 डिग्री तक पहुंच गया। हर साल रूस में कड़ाके की ठंड पड़ती है। सर्दी में तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसी के चलते हिमपात होता है। चुकोटका के अलावा रूस के कैमरोव और कुछ बास में भी हिमवर्षा ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।